माय नेम इज़ इंद्रजीत कौर बमरा एंड आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल के एक सब्जेक्ट पेपर का केस स्टडी डिस्कस करने जा रही हूँ विद एमसीक्यू। सो मैं जो केस स्टडी ले रही हूँ उसका नंबर है 6। और ये जो केस स्टडी है वो बिजनेस ट्रस्ट पे है, उस चैप्टर से रिलेटेड है, सेक्शन 115 यू ए। सो सबसे पहले मैं आपके साथ केस स्टडी के फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। एक बिजनेस ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उसकी कुछ इनकम दे रखी है प्रीवियस ईयर 2021 की। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम है एक जेड लिमिटेड कंपनी है, उससे मिल रही है उसको 10 लाख की। डिविडेंड इनकम है जेड लिमिटेड से मिल रही है 5 लाख की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको मिल रहा है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, जिस पे STT पेड है वो दैट टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडियन कंपनी 4 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है उसको ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 8 लाख का। उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज 1 लाख। उसको रेंटल इनकम मिल रहा है डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट से 20 लाख। तो ये जो ऊपर जेड लिमिटेड का बात किया गया है उसके बारे में बताया कि जेड लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसमें बिजनेस ट्रस्ट ने 100% शेयर होल्डिंग है उसकी। और जो जेड लिमिटेड है 115 BAA जो कंसेशनल रेट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम इंडियन कंपनीज के लिए लेके आई हैं, उस पर उसने ऑप्ट आउट नहीं किया, उस वाले में नहीं है। ठीक है, उसमें टैक्स पे नहीं करी उस सेक्शन के अंदर। और आगे क्या दे रखा है कि एज्यूम करो कि बिजनेस ट्रस्ट ने अपना सारा इनकम 48 लाख जो उसका इनकम है यूनिट होल्डर्स को प्रीवियस ईयर 2021 इन द मंथ ऑफ मार्च डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें आगे बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो सारे यूनिट होल्डर्स के हैंड में है 5000 है। उनमें से दो यूनिट होल्डर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक है मिस्टर एक्स जो एक रेसिडेंट होल्डर है जिनके पास 100 यूनिट्स हैं, और एक है मिस्टर वाई जो एक नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर है जिनके पास 500 यूनिट्स। ठीक है, ये तो हमने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बिजनेस ट्रस्ट जो सेक्शन 115 बी यूए है वो क्या बताता है कि एक बिजनेस ट्रस्ट है जो लिस्टेड है RSE में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, वही एलिजिबल है यहाँ पर इन सब टैक्स रेट, इन सब टैक्सेशन के लिए। तो हमारे जो केस स्टडी है उसमें हमें दे रखा है कि एक बिजनेस ट्रस्ट है, रियल एस्टेट वाला है, और वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होती है। उसके बाद वो कहता है कि बिजनेस ट्रस्ट अगर किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है या उसके पास कितनी होल्डिंग होती है, 50% या उससे ज़्यादा होल्डिंग होती है उस इंडियन कंपनी की, तो वो इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट के लिए क्या बन जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, अब वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो शेयर्स खरीद रहा है या वो लोन दे रहा है SPV को, तो उसको कुछ ना कुछ इनकम होगी, डिविडेंड की इनकम होगी या इंटरेस्ट की इनकम होगी। उसके बाद कुछ जो ये बिजनेस ट्रस्ट है वो खुद तो पैसे नहीं लेके आ रहा, वो कुछ इन्वेस्टर्स है जो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको हम यूनिट होल्डर्स बोलेंगे, वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट के अंदर, तो उनको भी कुछ इनकम होगा। तो जब SPV से बिजनेस ट्रस्ट को इनकम मिलता है तो वो क्या करता है, वो इन यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जब SPV बिजनेस ट्रस्ट को इनकम देती है, जैसे डिविडेंड दे रही है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट दे रही है उसके हैंड पे, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट जब वो अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो यूनिट होल्डर्स के हैंड में क्या होगा वो देखेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर्स को, तो वहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे SPV क्या सेक्शन 115 BAA में ऑप्ट कर रखा है, उसमें उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन कर रही है। अगर कर रही है तो डिविडेंड जो यूनिट होल्डर्स को बांटा है यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। किस रेट पर टैक्सेबल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। वो टैक्सेबल होगा अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो 10%, और रेसिडेंट है, इनके अलावा रेसिडेंट है तो नॉर्मल टैक्स रेट होगा। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट को TDS कट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आता है इंटरेस्ट। और अगर 115 BAA में उसने ऑप्ट नहीं कर रखा है SPV में, तो जो डिविडेंड यूनिट होल्डर को दे रखा है बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हैंड में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड आता है इंटरेस्ट।
अगर एसपीबी इंटरेस्ट दे रही है बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है। पर वही यूनिट होल्डर को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आप ये देखोगे कि जो इंटरेस्ट इनकम है, यूनिट होल्डर अगर आपका नॉन रेसिडेंट है तो उसके हैंड पे 5% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अदर्स के लिए, रेसिडेंट के लिए नॉर्मल टैक्स रेट है। यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन आ जाती है अंडर सेक्शन 194 एलबीए। जब वो बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर को, अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस का रेट है 5%, और अदर है तो 10%। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर में जब कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया था टीडीएस के रेट्स, तो अब कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारे लिए मई 21 में कौन से वाले रेट्स लगेंगे। तो कुछ टीचर्स और आईसीए का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो हम आईसीए ने जो आंसर्स दिए एमसीक्यू के उसके अकॉर्डिंग तो रिड्यूस रेट ले रखे हैं, तो मैं भी आपसे जो डिस्कस करूँगी वो रिड्यूस रेट का ही करेंगे। तो यहाँ और रिड्यूस रेट हमें पता है सिर्फ इंडियंस रेसिडेंट्स के लिए है, तो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम अगर का जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिट होल्डर्स को, तो बिजनेस ट्रस्ट अदर केस में रेसिडेंट में 7.5% हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और, जब टीडीएस नॉन रेसिडेंट को हम देते हैं फॉरेन कंपनी में, तो हम हायर एंड एजुकेशन सेकेंडरी सेस जो होता है 4%, वो लगा के ही टीडीएस कट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि बिजनेस ट्रस्ट को और भी इनकम्स हो जाती हैं। ठीक है। जैसे उसको उसको रेंटल इनकम भी हो सकती है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसको उसने रेंट पे दे रखा है, तो उस केस में ये भी बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है। ठीक है। और बिजनेस ट्रस्ट को कोई टीडीएस कट करने की मतलब पेयर को कोई डिविडेंड टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पर जब बिजनेस ट्रस्ट रेंटल इनकम भी यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस केस में जो यूनिट होल्डर अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो नॉर्मल रेट लगेगा, और अदर्स के लिए भी नॉर्मल रेट लगेगा। पर यहाँ पर जो बिजनेस ट्रस्ट है उसको 194 एलबीए में क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस का रेट है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए रेट इन फोर्स, और अदर्स के लिए 10% है, और रिड्यूस रेट 7.5। अब जो बिजनेस ट्रस्ट है उसको और भी इनकम हो सकती है, जैसे अदर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड को छोड़ के। जैसे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112 ए वाला, तो क्या टैक्स रेट लगेगा बिजनेस ट्रस्ट को, 20%। एसटीसीजी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11 और 111 ए वाला होता है तो 15%। और ऑल अदर इनकम, इनके अलावा कोई इसको इनकम होती है तो वो एमएमआर पे लग जाएगा 42.744%। और यूनिट होल्डर्स के हैंड पे ये सारे इनकम, उसके हैंड पे सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम। तो ये सारी तो उसके, ये जो बाकी इनकम्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब एक्सेप्ट। ठीक है। तो अब मैं आपके साथ केस स्टडी का आंसर डिस्कस करूंगी। हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको प्रोविजंस भी समझ आ गया, फैक्ट्स भी हमारे हैंड में है। सबसे पहले देखेंगे इन रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड हमारी एसपीवी है, उससे हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट हमने बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप याद रखना कि एक्स जो है वो एक रेसिडेंट है और वाई एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। तो एक्स और वाई को दे रखा है, तो इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले दे रखा है कि कोई टैक्स डिडक्टेबल नहीं होगा बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे, क्योंकि इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। रॉन्ग, इंटरेस्ट तो यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है। टैक्स इज डिडक्टेबल एट 5% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स एंड 5.2% ऑन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर वाई। इंटरेस्ट के केस में जो टैक्स डिडक्टेबल होता है बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे, तो कितना होता है, रेजिडेंट के केस में उसको टीडीएस कट करना होता है 10% और रिड्यूस 7.5, और नॉन रेजिडेंट कंपनी फॉरेन कंपनी को 5% करना पड़ता है, प्लस 4% कर देंगे तो 5.2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे सी, वो बिल्कुल करेक्ट है। टैक्स इज डिडक्टेबल एट 7.5% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स रेसिडेंट एंड 5.2% ऑन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर वाई जो नॉन रेसिडेंट।
तो सी हमारा ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। सेकंड 6.2 हम देखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज रुपीज 4 लाख ऑन सेल ऑफ लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ठीक है, लिस्टेड शेयर्स है तो 111 ए वाला, तो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 15%। और जो सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज है वो ना तो लॉन्ग टर्म जो ये लिस्टेड वाला नहीं है, एसटीटी वाला नहीं है, अदर है। और बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे अदर इनकम किस पे टैक्सेबल होता है, एमएमआर 42.744%। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है, बिजनेस ट्रस्ट इज लाइबल टू पे 15.6% एंड 31.2%। और ये क्योंकि अदर इनकम 42.744% है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। बिजनेस ट्रस्ट इज लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट्स 42.744, नहीं 42.744 तो अदर के लिए होता है। बिजनेस ट्रस्ट एंजॉय पास थ्रू स्टेटस एंड हेंस इट इज नीड नॉट टू पे टैक्स एनी ऑन सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी गलत है। यूनिट होल्डर के हैंड पे तो टैक्सेबल ही नहीं होता ये वाला इनकम। नेक्स्ट आता है, बिजनेस ट्रस्ट इज लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट 15.6, अगर इसमें हम हायर एजुकेशन सेस लगाएंगे तो इसमें 15.6% जाएगा। और अदर जो सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी था उस पर 42.744%। ठीक है, नेक्स्ट जो 6.3 है उसमें क्या बोला है कि डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा था कि जो एसपीबी है वो ऑप्ट नहीं करी 115 बी डबल ए को ऑप्ट नहीं करी, तो उस केस में तो ना बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल होगा ना यूनिट होल्डर के। तो यहाँ पर क्या है, would be subject to distribution tax in the hands of no, hence exempt in the hands of business trust and the unit holders। ठीक है, is exempt in the hands of business trust and such income is taxable in the hands of unit holders x and y, ये गलत है। is taxable in the hands of business trust, hence exempt in the hands of unit holders, बिल्कुल भी सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन दे रखे इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, दोनों के हैंड में एग्जाम्ड है। तो डी पार्ट डी जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। 6.4 हमें क्या पूछ रहा है, इफ जेड लिमिटेड एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115B AA, देन द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स। इसमें क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे तो अभी भी एग्जाम्प्ट रहेगा, पर यूनिट होल्डर के हैंड पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी पॉइंट देखेंगे, इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर एक्स एंड वाई, नहीं। इज टैक्सेबल, सी पॉइंट देखेंगे, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, हैंस एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई, नो। Is exempt in the hands of business trusts in the trust enjoy pass through status in respect of such income, such income is taxable in the hands of x and y, ये बिल्कुल ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जाम्प्ट है और एक्स एंड वाई के हैंड में टैक्सेबल है। 6.5 क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो है रियल एस्टेट कंपनी की, ना इसकी रेंटल इनकम है, ना ये वो वाला एसपीवी वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये डिविडेंड भी नहीं है, तो ये ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ना एसपीवी से मिल रहा है, ये अदर इनकम है। तो अदर इनकम एमएमआर पे टैक्सेबल होती है, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे, यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है। तो सी पॉइंट जो है सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट द रेट 42.744%, ये हमारा सही आंसर है। 6.6 क्या पूछता है हमें, द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट्स रिसीव बाय द बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। तो रेंटल इनकम तो हमें पता है कि वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, पर यूनिट होल्डर के हैंड में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। बट इसमें हमने देखा था कि बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, नो। Subject to tax in the hands of business trust at the rate 7.12%, no. Subject to tax in the hands of unit holder X at the rate 10% on
40,000 and buy at the rate in force, such business trust has to deduct tax at source by the business trust. ये भी नहीं है. Subject to tax in the hands of unit holder X and Y, business trust has to deduct tax 7.5 from 40,000. Resident के लिए 7.5 and rate in force on 2 lakh distributed to X to Y. तो डी वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये केस स्टडी विद प्रोविजन समझ आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं अगली केस स्टडी आपसे डिस्कस करूँगी. थैंक यू फ्रेंड्स.